Hello everyone, myself Shweta Sharma and I qualified CSIR NET JRF in Life Sciences। इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी और जो कुछ टिप्स आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो ये है कि हमारा एग्ज़ाम 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो पार्ट ए रहता है वो जनरल एप्टीट्यूड वाला रहता है और पार्ट बी और सी जो है हमारा कोर लाइफ साइंस रहता है। तो सबसे पहले हम पार्ट बी और सी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे सिलेबस में है टोटल 13 यूनिट्स गिवन है। तो टोटल 13 यूनिट्स में से सबसे पहला पॉइंट जो हर एस्पायरेंट के माइंड में रहता है वो ये कि यूनिट सिलेक्शन कैसे करना है। तो आपको पर्सनली हर स्टूडेंट को ये चीज़ पता रहती है कि हमारा कौन सा जो पॉइंट है वो कौन सी यूनिट है जो हमारा स्ट्रेंथ है जो हमारी और कौन सी वीकनेस है। तो आपको टोटल 13 यूनिट में से फ़िल्टर करना है कि कौन सी यूनिट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और कौन सी यूनिट हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे करके सबसे पहले आपको टोटल 13 यूनिट्स में से डिवाइड करना है कि सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज कौन सी यूनिट्स पे करना है और कौन सी यूनिट्स पे को साइड में रखना है। तो पर्सनली मैंने टोटल 13 यूनिट्स को ही टारगेट किया था और टोटल 13 यूनिट्स में से भी ऐसा नहीं था कि मैंने हर यूनिट को 100% टारगेट किया। कुछ यूनिट ऐसे थे जो मैंने 100% टारगेट किए और कुछ यूनिट्स थे जहाँ से मैंने कुछ सब टॉपिक्स जो है लीव किए। तो ऐसे करके जो है मैंने अपने पूरे जो 13 यूनिट्स थे उनमें से मैंने 10 यूनिट्स को रखा जो मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने किए और 3 यूनिट्स जो मतलब मुझे लगा जैसे जेनेटिक्स है यूनिट 12 और 13, इन 3 यूनिट्स को जो है मैंने साइड में रखा कि ओके इन पे मैं रिस्क ले सकती हूँ। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि हमें कौन से सोर्सेज से हमें पढ़ना है। तो मैं पर्सनली यही बोलूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि रेफरेंस बुक को प्रेफर करें या किसी कोचिंग के नोट्स को। तो ये चीज़ कोरली डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप अपनी प्रिपरेशन को डेडिकेटेडली कितना टाइम आप दे रहे हो। मैंने सबसे पहले अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैंने पाथफाइंडर के जो है कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी जहाँ से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और वहीं से मेरी प्रिपरेशन की रूट्स बनी। और उसके बाद मैंने IFAS का भी एक कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन किया था। इन पाथफाइंडर और IFAS दोनों के नोट्स को मिला के मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की थी। तो वो चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है जो आफ्टर एवरी 6 मंथ होता है और ये इतना भी इजी नहीं है कि आप 5 to 6 मंथ में टोटल 13 यूनिट्स की रेफरेंस बुक को पढ़ लो। तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप 5 to 6 मंथ में जो है कैसे अपना सिलेबस कवर, आपको सिलेबस कवर भी करना है, प्लस आपको मल्टीपल टाइम रिविजन्स भी करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। तो ये सब कुछ आपको 6 मंथ में नहीं हो पाता है जो मैंने पर्सनली फील किया। तो आपको मिनिमम अपने प्रिपरेशन को 1 साल का डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अभी मैं कुछ ऐसे टिप्स जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कुछ मेरी मिस्टेक्स रही मेरी प्रिपरेशन के जर्नी में, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और कैसे मैंने उन सबको इम्प्रूव किया। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि मुझे 8 to 9 यूनिट्स कर लेनी है और उतने में ही मेरा कोई पेपर हो जाएगा क्वालिफाई, जो नहीं हो पाया था उस वजह से। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, तो आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, राइट। तो यानी अगर आप मैक्सिमम पढ़ के जाओगे तो आपके पास चॉइसेस भी उतनी ही रहेगी। तो इसीलिए अपने निच जो है ब्रॉड रखनी है। तो ऐसा नहीं करना है कि ठीक है किसी ने बोल दिया कि 9 यूनिट्स करना इनफ है या 10 यूनिट्स कर लो हो जाएगा, तो अपने आप को ऐसे किसी के भी कहने पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है और मैक्सिमम पढ़ाई करनी है। तो दूसरी चीज़ ये कि
आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी है कि क्योंकि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और डेवलपमेंट बायोलॉजी है, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो मल्टीपल रिविजन्स मांगती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जीन्स के नाम हमें याद करने होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या है कि मैकेनिज़्म कॉन्सेप्ट है लाइक ट्रांसक्रिप्शन है, तो उसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, पहले इनिशिएशन है, देन इलोंगेशन है, देन टर्मिनेशन है, तो वो सब क्या है कॉन्सेप्ट बिल्ड है वहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिविजन्स की हमें नीड रहती है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिविजन्स नहीं चाहिए होती, जैसे इकोलॉजी और इवोल्यूशन है। यहाँ पे क्या है कि हमें सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेना उनको और उसको फिर वहाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटीन का नाम याद नहीं करना है, कोई जीन का नाम याद नहीं करना है, तो वहाँ पे ये है कि सिर्फ अगर आपने एक बार समझ भी लिया है तो उसके बाद यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ऐसा है कि इसीलिए मल्टीपल टाइम्स आपको अपना सिलेबस रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा हम रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमें चीज़ें एग्ज़ाम में रिकॉल हो पाएंगी। थर्ड चीज़ मैं यही बोलूँगी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे जो मैंने फॉलो किया वो यही था कि मैं हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करती थी रादर देन किसी और प्रैक्टिस बुक के। आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको जो है अपना प्रीवियस ईयर जो CSIR के क्वेश्चंस है वहीं से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि CSIR के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कोई और बुक मैच नहीं करती। तो आपको वही चीज़ें मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो आपका थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली ये करती थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करते हो तो सिर्फ ये पर्पज़ नहीं रखना चाहिए कि ओके क्वेश्चन को रीड किया, उसमें से मोस्ट करेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको मिला और चलो आगे बढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो 4 ऑप्शंस हमें गिवन है या कोई स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, तो आपको ये देखना है कि कौन से सेंटेंस अगर कोई सेंटेंस गलत भी है तो वो गलत क्यों है, और अगर वहाँ से आपको कोई नया पॉइंट मिलता है तो उसको करेक्ट करके अपने नोट्स में ऐड करना है आपको, ताकि उससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से हो। एक चीज़ ये बोलूँगी कि आपको जब भी आप कोई यूनिट प्रिपेयर करते हो तो यूनिट टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट से हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, हमें अपने एरर्स का पता चलता है कि कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं जब भी कोई यूनिट प्रिपेयर करती थी उसके जस्ट एट द एंड मैं एक यूनिट टेस्ट देती थी, ताकि मुझे पता चले कि कौन से सब टॉपिक में मेरे ज़्यादा एरर हैं और उनको कैसे मुझे रिज़ॉल्व करना है। तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़ ये कि मॉक टेस्ट जो हम एग्ज़ाम जब हमारा नियर होता है तब हम देते हैं, मॉक टेस्ट में क्या रहता है कि कुछ स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि मॉक टेस्ट में जो हमारे मार्क्स आते हैं और वही हमारे फाइनल मार्क्स हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस है। तो अपने आप को मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट के जो मार्क्स वो हमें मिलता है उससे अपने आप को मतलब एनालाइज नहीं करना है आपको। मॉक टेस्ट का पर्पज़ मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ इतना ही रहता है कि वो आपके स्पीड डेवलप करता है, कि क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड आपकी अच्छी हो जाए वहाँ से। और दूसरी चीज़ ये कि आपका टाइम मैनेजमेंट करने में मॉक टेस्ट हेल्प करता है। तो मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे आप उतनी ज़्यादा आपकी जो है टाइमिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन वहाँ जो आपके मार्क्स आएंगे उसको अपना फाइनल मार्क्स आपको नहीं मानना है। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे मार्क्स 105 के अराउंड ही रहते थे। तो लेकिन फाइनल सिनेरियो जो एग्ज़ाम में होता है वो बहुत अलग होता है। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स के ऊपर रिजिड नहीं होना है कि ओके ये ही मेरा फाइनल रिज़ल्ट है। तो इतना उसको सिर्फ इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से ही देखना है। अभी मैं डिस्कस करूँगी कि पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड हमारा रहता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है।
तो जैसे हम बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड है वो फोबिया हमारा होता है सबका, तो उसको भी आपको डेफिनेटली करना है, उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि पार्ट ए आपके मार्क्स को इम्प्रूव भी करता है, और क्योंकि एक एक मार्क्स ऐड होने पे आपके रैंक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगी कि पार्ट ए के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो कुछ ऐसे बहुत इजी चैप्टर हैं जो आप कर सकते हो, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज़ है जिसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला या कुछ भी ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और डाटा इंटरप्रिटेशन है जहाँ सिर्फ ग्राफ को देख के आप आंसर दे सकते हो, और लॉजिकल रीजनिंग है जहाँ पे कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व ही नहीं है। पार्ट ए में कभी कभी बायोलॉजी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप जनरल एप्टीट्यूड के लिए जो है कुछ इजी चैप्टर्स को टारगेट करें अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स अच्छा नहीं है। पर्सनली मेरा भी मैथ्स उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने पार्ट ए को इसी तरीके से टारगेट किया कि अगर आप टफ़ चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो आप इजी चैप्टर्स को कवर करो, और बहुत अच्छे से कवर करो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखना है। और इस बार तो यूजुअली ऐसा हुआ था कि काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आ जाते हैं, और सेम चीज़ पार्ट बी और सी के लिए भी है। जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप देखोगे कि कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, और क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करना बहुत मैटर करता है, उससे हमारा एग्ज़ाम फोबिया ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ थी पार्ट ए के लिए। और मैं कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करती थी, वो ये मेरा पैटर्न रहता था कि मैं सबसे पहले पार्ट सी से मैं शुरू करती थी, क्योंकि पार्ट सी कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअल रहता है। वहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे रुक के हमें सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे वन लाइन जैसा क्वेश्चन नहीं रहता, वहाँ पे क्वेश्चन की लेंथ भी ज़्यादा होती है, और हमें पढ़ने में भी टाइम उसको लगता है, और वहाँ पे सोच के हमें आंसर करना होता है। तो मैं पार्ट सी से शुरू करती थी, देन पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी बहुत फैक्चुअल रहता है। वहाँ पे लाइक इधर एंड और वाली सिचुएशन नहीं रहती, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लगेगा कि ओके ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, तो आप स्किप कर दोगे उसको। तो पार्ट बी के लिए इतना ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए के लिए भी यही था कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं रखना है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको किस पार्ट को कितना टाइम देना है। मैंने ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर ली थी कि मुझे पार्ट सी में जो है स्टार्टिंग का 1 आवर और 30 मिनट्स मुझे देना है, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम की सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, और कॉन्सेप्चुअल पार्ट है तो ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व है, और फ्रेश माइंड से सबसे पहले मुझे सही लगा कि मुझे पार्ट सी से शुरू करना चाहिए। और पार्ट सी के जब मैंने पार्ट सी को कंप्लीट किया, उसके बाद पार्ट बी के लिए मैंने 1 आवर रखा था, और पार्ट ए के लिए मैंने लास्ट का हाफ एन आवर रखा हुआ था। तो ऐसे करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट पहले से ही करके रखिए, और ये चीज़ें आपकी मॉक टेस्ट के टाइम पे ही आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि आपको किस पार्ट पे कितना टाइम देना है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और उस कैसे क्वेश्चंस को, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जस्ट स्किप और उसको आगे आप बढ़ो। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि हमें क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन जहाँ से मैंने प्रिपरेशन किया वहाँ से है या नहीं है, तो उसको तभी स्किप करके आगे बढ़ना है। तो अभी लास्टली मैं यही डिस्कस करूँगी कि हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत से ट्रबल हमें फेस करने ही पड़ते हैं। तो मेरे प्रिपरेशन के टाइम यही हुआ कि लास्ट 2 ईयर्स से सिर्फ 2 टाइम्स ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, कोविड की वजह से, जो बहुत अनसर्टेनिटी का टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास एग्ज़ाम डेट भी नहीं थी। और एग्ज़ाम डेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं कि मुझे कौन से यूनिट्स पे कितने दिन लगाने हैं, कब मुझे मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू करनी है, और कब मुझे लास्ट रिवीजन शुरू करनी है। तो एग्ज़ाम डेट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जब हमें पता हो कि ओके मेरा एग्ज़ाम तब होना है। लेकिन मेरे जर्नी के टाइम क्या हुआ था कि 1 साल तक मेरे पास कोई एग्ज़ाम डेट भी नहीं थी, और उस टाइम पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके डेली पढ़ना वाज वेरी टफ़।
बट मैं डेली कंसिस्टेंसी से अपना 8 और 10 आवर अपनी स्टडी को देती थी। तो इन चीज़ों से कभी भी डरना नहीं है और पेशेंस अपना मेंटेन करके रखना है। दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी हम जो प्लान करके जाते हैं वैसा भी नहीं कभी होता है, क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबने फेस की वो यही थी कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो सर्वर प्रॉब्लम हम सबने फेस की, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकिंग थी, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरा सिस्टम अराउंड 5 to 6 टाइम बीच में बंद भी हो गया था। तो इन चीज़ों के ये जब चल रहा होता है तब भी हमें बहुत पेशेंस के साथ इनको टैकल करना होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि माइंड डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करती ही हैं, क्योंकि जब आप एक मेन कॉन्टीन्यूटी में एग्ज़ाम चल रहा होता है और अगर बीच बीच में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उनसे जो है माइंड डाइवर्ट होता है। एक चीज़ मैं यही बोलूँगी कि जब हम अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं तब हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे जब मैंने अपना पार्ट सी शुरू किया था तो बीच में एक ऐसी भी सिचुएशन आई कि जब कॉन्टीन्यूटी में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में भी आपको बहुत पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत ज़्यादा अगर पढ़ा है तो हमें काफ़ी चॉइसेस भी मिलती हैं। लाइक पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस हैं, आपको 75 में से 25 फ़िल्टर करना है, तो 25 आपको मोस्ट करेक्ट चूज़ करने हैं। तो ऐसा अपने माइंड में तभी मैंने बोला कि मैक्सिमम सिलेबस आप कवर करके जाओ, क्योंकि नो वन नोज़ कि आपको जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको कितने क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं या कितने आने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के उन 3 आवर्स में आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही हैं वो मैटर करता है एट द एंड। तो एक चीज़ मैं ये शेयर करूँगी कि जैसे जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें इतना रिजिड अपने आप के साथ नहीं होना है कि ओके मैंने एंजाइम पढ़ लिया है तो एंजाइम का अगर कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा तो मुझे करना ही करना है, या कोई भी रेप्लिकेशन हमने पढ़ लिया और रेप्लिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया है और हमें ये देख लिया कि मुझे ये करना ही करना है क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये थिंकिंग लेके बैठना है एग्ज़ाम में कि जो क्वेश्चन आपको आता है, जो मोस्ट करेक्ट आपको आता है, आपको वही अटेम्प्ट करना है। आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ये चीज़ उस टाइम पे मैटर नहीं करेगी, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और तो उससे रिलेटेड सेम चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वही आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगी। तो ऐसा लक हमेशा नहीं चलता है हमारा। तो लास्टली मैं यही बोलूँगी कि जब आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जब आप एक अच्छे एग्ज़ाम को टारगेट करते हो और आपने सोच लिया है कि इतने टाइम में मुझे करना है, तो वो कभी ज़रूरी नहीं होता है कि उतने टाइम में वो हो भी जाएगा। तो ऐसे में हमको अपना पेशेंस हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। और जैसे कि मेरा ये जो था 3rd अटैम्प्ट था, तो इससे पहले मैंने 2 अटैम्प्ट दिए जिसमें मुझे अपनी मिस्टेक्स का पता चला। तो ऐसे ही मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में या सेकंड में नहीं भी होता है तो गिव अप नहीं करना है। उस चीज़ को यही देख के अपने को आगे बढ़ना होता है कि क्या मिस्टेक्स मेरी रही, उनको लिखो और उन्हीं पे अपना इम्प्रूवमेंट करो। तो इस वीडियो से मैंने जो मेरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मेरी प्रिपरेशन के वो मैंने शेयर किए। और जो बात ये कि हर एक कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता है कि कुछ बुक्स जो उनको पता होनी चाहिए रेफरेंस के लिए, तो उनके लिए ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कोई भी अच्छी टिप्स लगी हों तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ चीज़ें अगर अच्छी लगे तो वो भी फर्दर उनको आगे शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश करें। थैंक यू।